चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो अब ये दोनों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, मेजरमेंट में ही यूज होते हैं। एक है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीशन, है ना। अब एक्यूरेसी क्या बोलता है? द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टू द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एक्यूरेसी। मतलब जो आपने मेजर किया है किसी भी क्वांटिटी को, वो कितना क्लोज है उसके ट्रू वैल्यू से। जितना ज्यादा क्लोज आप पहुंचोगे उतना ही ज्यादा आप एक्यूरेट कहलाओगे। तो एक्यूरेसी में तो कोई दिक्कत है नहीं। और प्रिसीशन क्या होता है? इट इंडिकेट्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय एन इंस्ट्रूमेंट टू ईच अदर। यानी कि आप एक नंबर ऑफ मेजरमेंट कर रहे हो, 3-4 मेजरमेंट कर रहे हो, तो जो उनकी मेजर्ड वैल्यूज आई हैं वो कितनी आसपास हैं, हर बार वो उसी तरीके से रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, तो वो इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आप लोगों ने बच्चों शूटिंग वाला गेम देखा होगा, है ना। तो आपने देखा होगा शूटिंग वाले गेम में ऐसे होता है ना, एक ऐसे सर्कुलर वो होता है, फिर ऐसे ऑल लाइन होती है और बीच में एक स्पॉट होता है। और बीच में जो स्पॉट में जो शूटर हिट करता है उसका सबसे अच्छा निशाना माना जाता है ना। मतलब जो जितना इस रेड पॉइंट के बीच वाले पॉइंट के क्लोज शूट करेगा वो उतना ही ज्यादा क्या माना जाएगा, उसका उतना ही ज्यादा ज्यादा जीतने के चांसेस हैं, है ना। तो अब देखो, एक्यूरेसी और प्रिसीशन हम इस एग्जांपल से समझते हैं, एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक शूटर है, वो जो शूटिंग कर रहा है तो वो कभी यहाँ पे हिट करता है, कभी यहाँ हिट करता है, कभी यहाँ हिट करता है, कभी यहाँ हिट करता है। यानी देखो, ये जो आपका जहां पे उसको शूट करना चाहिए बीचों बीच, उससे बहुत दूर है। यानी कि ये एक्यूरेट नहीं है ना। तो हम बोलेंगे कि जिस भी शूटर ने ऐसे दूर दूर हिट कर रहा है, टारगेट के बिल्कुल क्लोज हिट नहीं कर रहा है, तो मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। तो हम बोलेंगे दिस इज लेस एक्यूरेट। उसके पास एक्यूरेसी नहीं है, वो टारगेट को हिट नहीं कर पाता अच्छे से। और ध्यान से देखो तो हर जो हिट है वो भी आसपास नहीं है। मतलब ये एक ही पोजीशन पे हिट नहीं कर पा रहा है। एक पोजीशन पे हिट करता है तो उसके बाद उसको दूर कहीं हिट करता है, फिर कहीं और दूर हिट करता है। तो मतलब वो एक जगह पे भी लगातार हिट नहीं कर सकता, भले ही टारगेट से दूर हिट करे, लेकिन एक कम से कम उसका स्टेबल तो होना चाहिए। वो एक जगह पे हिट तो करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, दूर दूर हिट हिट कर रहा है। तो इसका मतलब वो लेस प्रिसाइज भी है, यानी उसका प्रिसीशन भी अच्छा नहीं है। ना एक्यूरेसी अच्छी है, ना प्रिसीशन अच्छा है, फर्स्ट केस, है ना। तो अब हम जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा शूटर है, वो भी हिट करता है बच्चों इस तरीके से। तो मान लीजिए वो इस तरीके से हिट कर रहा है आपका, पहले यहाँ हिट करता है, फिर यहाँ हिट करता है, फिर यहाँ हिट करता है। अब देखो ये टारगेट के बहुत क्लोज हिट कर रहा है, तो मतलब उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो हम बोलेंगे ये जो सेकंड जो शूटर है वो एक्यूरेट है। वो कैसा है बच्चों? एक्यूरेट। बट वो एक ही पॉइंट पे बार बार हिट नहीं कर पाता है, स्टेबिलिटी नहीं है उसके पास। वो दूर दूर हिट कर रहा है, भले ही टारगेट के क्लोज हिट कर रहा है, लेकिन जितने बार हिट करता है वो एक अपने हिट से दूसरे हिट में काफी गैप आ गया है। तो इसका मतलब वो लेस प्रिसाइज है, लेस प्रिसाइज है, क्योंकि बार बार वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं हिट कर पा रहा है, एक ही जगह पे पॉइंट को हिट नहीं कर पा रहा है। जैसे हम तीसरा एग्जांपल लें, तो बच्चों इसमें क्या है, जैसे थर्ड एग्जांपल में ये आपका टारगेट है। अब यहाँ पे तीसरा व्यक्ति शूटिंग कर रहा है, शूटर है। अब वो मान लो यहाँ पे हिट करता है, यहाँ हिट करता है, यहाँ हिट करता है, यहाँ हिट करता है ना बच्चों। तो ये टारगेट से दूर हिट कर रहा है जो थर्ड शूटर है अपना। तो हम बोलेंगे कि लेस एक्यूरेट। ये एक्यूरेट तो है नहीं, क्योंकि टारगेट से दूर हिट कर रहा है, बट इसका जो किसी पॉइंट पे हिट करने की जो प्रिसीशन है, एक ही जगह पे बार बार शूटिंग करने का जो प्रिसीशन है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि बच्चों ये एक ही पॉइंट पे लगातार हिट कर पा रहा है, दूर दूर नहीं जा रहा है, मतलब ये स्टेबल है। भले ही वो टारगेट से दूर है, लेकिन वो जिस पॉइंट को हिट कर रहा है उसको बार बार हिट कर सकता है। इसका मतलब वो मोर प्रिसाइज है। तो हम बोलेंगे कि लेस एक्यूरेट है, बट ये जो थर्ड वाला आपका शूटर है वो मोर प्रिसाइज है ना बच्चों। तो आपको एक्यूरेट और प्रिसीशन में समझ में आ रहा होगा अंतर। उसके बाद फिर हम चौथा केस अगर लें, तो मान लो एक शूटर और है, ये उसका टारगेट है,
और जब ये हिट करता है टारगेट को तो ये क्या करता है बच्चों, इस तरीके से हिट करता है। अब देखो आप, ये बिल्कुल टारगेट पे हिट कर रहा है, इसका मतलब ये आपका मोर एक्यूरेट है। भाई एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है इसकी, और एक बार नहीं कई बार हिट कर सकता है वहां पे, तो मतलब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, मतलब इसमें फ्लक्चुएट नहीं होंगी उसकी जो टारगेट है वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब बहुत क्लोज क्लोज है उसके हिटिंग। तो हम बोलेंगे कि ये जो है मोर प्रिसाइज भी है, यानी इसका प्रिसीशन भी बहुत अच्छा है फोर्थ वाले शूटर का, और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। ऐसा ही बच्चों आपके पास आपका इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है। इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या होता है कि जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट जो है, जो ट्रू वैल्यू है वो रेड स्पॉट है, और जो यहाँ पे क्रॉस करके हिटिंग की गई है वो आप मान लो क्या है बच्चों, आपकी मीजर्ड वैल्यूज है। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का जो मीजर्ड वैल्यू है, अगर आप 3-4 बार उससे मेजरमेंट लेते हैं और उसकी मीजर्ड वैल्यू बहुत अलग अलग आती है और ट्रू वैल्यू के क्लोज भी नहीं आती, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो महा बेकार है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, ना तो वो एक्यूरेट है ना तो वो प्रिसाइज है, यानी ना तो वो स्टेबल है और ना ही वो ट्रू वैल्यू के क्लोज रीडिंग दे पा रहा है। अब जैसे दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, तो वो एक्यूरेट तो है, क्लोज वैल्यू के रीडिंग तो दे पाता है, बट प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि वो जो अलग अलग रीडिंग दे रहा है वो एक दूसरे से बहुत अलग अलग हो जाती है ना। वैसे ही आपका जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका टारगेट से दूर वैल्यू दे रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत क्लोज क्लोज आती है, इसका मतलब वो स्टेबल है, मतलब प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज है, बट एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि ये मीजर्ड ट्रू वैल्यू से काफी अलग वैल्यूज दे रहा है। तो आपका सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा कि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी भी अच्छी हो और उसकी प्रिसीशन भी अच्छी हो, है ना, यानी कि वो क्लोज तो बताए ही बताए टारगेट के और या फिर ट्रू वैल्यू के, और बार बार बताए, तो वो मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होना चाहिए उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए और उसका प्रिसीशन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब वो ट्रू वैल्यू के क्लोज भी वैल्यू बताना चाहिए और उसको स्टेबल भी होना चाहिए, बार बार वो वैल्यू बता सके। अब जैसे यहाँ पे अब मैंने 3 स्टूडेंट से आपको ये एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट एक्स जो है, देखो बच्चों इन तीनों स्टूडेंट्स को जो मास दिया गया था नापने के लिए, उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 0.720 ग्राम। अब मैंने एक्स स्टूडेंट को कहा कि भाई इसको मीजर करो, तो एक्स ने पहला मेजरमेंट लिया अपने इंस्ट्रूमेंट से, तो उसकी वैल्यू आई 0.72। अब ध्यान से देखो तो जो एक्स वाले ने मेजरमेंट के लिए वैल्यू यूज की, इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उसकी जो एक्यूरेसी है वो 2 डेसिमल पॉइंट तक ही जा सकती है, और जबकि हमारा जो मास गिवन है वो 3 डेसिमल पॉइंट्स में दिया गया है। इसका मतलब इसका इंस्ट्रूमेंट इतना काबिल है ही नहीं कि वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक नाप पाए। तो ये जो वैल्यू देगा, ये ऑब्वियस सी बात है, जब इंस्ट्रूमेंट नाप ही नहीं पाएगा तो क्लोज वैल्यू तो दे ही नहीं पाएगा, इसलिए इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो इससे डिफरेंट आएंगी, जैसे 0.72, 0.71। तो इसका मतलब आप देखो इनकी वैल्यूज जो है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज भी नहीं है, क्योंकि ये 3 डेसिमल तक तो वो दे ही नहीं पा रहा है रीडिंग। और दूसरी चीज, इनकी वैल्यू जो है इंस्ट्रूमेंट की वो बहुत दूर दूर है, देखो 0.01 का अंतर है, 0.01 का। आप बोलोगे सर 0.01 का अंतर तो कोई ज्यादा नहीं होता है, अरे बेटा 0.01 लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, देखो 0.001 3 डेसिमल तक, 0.001 के रेस्पेक्ट में 0.01 बड़ा है, अंतर बड़ा है। तो हम बोलेंगे जो x है वो ना तो प्रिसाइज है ना तो एक्यूरेट है, तो हम बोलेंगे एक्स के लिए क्या कमेंट कर सकते हैं, ही इज नॉट एक्यूरेट, मतलब हम बोल सकते हैं नाइदर एक्यूरेट। यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां ऊपर लिख देता हूं, एक्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ही इज नाइदर एक्यूरेट, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। तो ना तो वो प्रिसाइज है क्योंकि वैल्यूज दूर दूर आ रही है इंस्ट्रूमेंट की, और ना ही एक्यूरेट है क्योंकि वो ट्रू वैल्यू से काफी आगे है, क्योंकि वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक काउंट ही नहीं कर सकता। अब बाई के बारे में आप सोचो क्या बोलोगे, अब वो बाई जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो काउंट कर सकता है, लेकिन इनकी जो वैल्यूज हैं ये क्लोज नहीं है ट्रू वैल्यू के, है ना, इसका ये जो वैल्यू है ये क्लोज नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इसकी जो वैल्यूज है वो पास पास है,
भाई 0.016 मतलब कितने का अंतर है, केवल 0.01 का। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वैल्यूज क्लोज क्लोज है, लेकिन जो ट्रू वैल्यू है उससे दूर है। देखो एवरेज कितना है 0.715, जबकि इसका था आंसर 0.720। तो हम बोलेंगे जो वाई वाला स्टूडेंट है वो आपका प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। लेकिन प्रिसाइज है, कम से कम उसकी वैल्यू आसपास ही आ रही है, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहा है वो कम से कम स्टेबल तो है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। फिर जेड का देखो आप, जेड की जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअल वैल्यूज से बहुत क्लोज है और आपस में भी बहुत क्लोज है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट भी है, जेड वाले ने, जेड स्टूडेंट ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो हम बोलेंगे जेड इज मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज, दोनों है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो आप समझ पा रहे हो कि कोई भी बच्चा जब एक्सपेरिमेंट करता है तो जो टीचर उसको देखता है कि उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया है, तो टीचर बहुत इजीली समझ जाता है कि उसने एक्सपेरिमेंट सही से किया है कि नहीं किया है, कि उसने अपने मन से वैल्यूज लिख दी गई। क्योंकि अगर उसने सही से एक्सपेरिमेंट किया है और इंस्ट्रूमेंट अच्छा यूज किया है तो उसकी वैल्यू हमेशा एक्यूरेट भी होगी और प्रिसाइज भी होगी। और अगर नहीं करेगा तो या तो एक्यूरेसी नहीं होगी या प्रिसीशन नहीं होगा उसमें, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको एक्यूरेसी और प्रिसीशन समझ में आया होगा, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में हम लोग सबसे पहला जो वर्ड है वो समझ लेते हैं, लीस्ट काउंट, है ना बच्चों। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम द मिनिमम measurement the minimum measurement taken by an instrument, taken by an instrument is called as least count of that instrument। उसी को हम उस इंस्ट्रूमेंट का क्या बोलते हैं बच्चों, लीस्ट काउंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल इज 1 mm। आपने जो सेंटीमीटर स्केल आपके पास होती है बच्चों, वो सेंटीमीटर स्केल जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, 1 mm की होती है। मतलब सेंटीमीटर स्केल में जो आप सबसे मिनिमम वैल्यू काउंट कर पाते हो ना, आपने देखा होगा आपके पास ऐसे सेंटीमीटर स्केल है तो उसमें जितने भी डिविजन्स होते हैं ऐसे करके आपने डिविजन्स देखे होंगे, फिर यहाँ पे 0 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे फिर 1 सेंटीमीटर होता है, फिर ऐसे 2 होता है ना। तो इनके बीच में जो कंजिक्यूटिव रीडिंग्स के बीच में जो सबसे कम गैप है वो कितने का गैप है बच्चों, 1 mm। यानी इस सेंटीमीटर स्केल से आप 1 mm तो अच्छे से नाप सकते हो, लेकिन 1 mm से कम की चीज को अच्छे से नहीं नाप सकते। तो जो सबसे कम वैल्यू आप नाप सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वो होता है आपका कितना बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, है ना। तो मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब लीस्ट काउंट हमें समझ में आएगा क्योंकि एरर में लीस्ट काउंट का उपयोग होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मेजरमेंट करते समय हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना बच्चों, और इंस्ट्रूमेंट करते हुए एक एक्सपेरिमेंट चाहिए। भाई एक एक्सपेरिमेंटर भी तो चाहिए जो उस मेजरमेंट को किसी इंस्ट्रूमेंट से करेगा। फिर उसके पीछे एक थ्योरी होती है कि हमें कैसे कैसे मेजरमेंट लेना है, ये हमें समझ में आता है। एक मेथड होता है कि हमें इस तरीके से किसी भी एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करना है ना। तो ऐसी कई सारी प्रोसेस होती हैं और ऐसी सभी प्रोसेस में कुछ ना कुछ एरर आती है। अब वो एरर क्या होती है वो हम समझते हैं। तो क्या होता है कि डिफरेंस, यहाँ पे मैं एरर लिख रहा हूँ, एरर। तो एरर क्या चीज होती है बच्चों, द डिफरेंस
the difference between true value the difference between true value and measured value true value and measured value of a physical quantity of a physical quantity quantity is called as error. उसको आप एरर कहते हो। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो उसकी एक ट्रू वैल्यू होगी जो एक्चुअल उसका डाटा होगा और एक आपका मेजर्ड वैल्यू होगा। तो एक्चुअल डाटा से जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग आता है। आप एक्यूरेटली किसी भी चीज को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नाप नहीं सकते बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ी सी वैल्यू अलग आती है जो एक्चुअल में ट्रू वैल्यू होती है। तो उनके बीच का डिफरेंस कि आपके ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो भी अंतर आएगा जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी और आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से नापी उसमें जो अंतर आया है आपका कम या ज्यादा आया है तो उसको हम बोलेंगे एरर, है ना। जो डिफरेंस होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जो आपका एरर है एरर कैन बी रिटन एज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और जैसे मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि जो मीजर करेंगे मीजर तो भाई इंस्ट्रूमेंट से ही करेंगे और इंस्ट्रूमेंट से करेंगे तो मीजर्ड वैल्यू कभी भी ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं होगी। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि इट इज इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल टू measure it is impossible to measure true value of a physical quantity by an instrument by an instrument है ना बच्चों। तो आप कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बच्चों को यहाँ डाउट आता है कि सर आप बोल रहे हो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू नहीं नाप सकते लेकिन एरर नापने के लिए तो हमें ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में अंतर बताना पड़ेगा। अब ये ट्रू वैल्यू अगर हमें पता ही नहीं चलेगी तो हम उसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मतलब एरर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो आप उसके लिए अभी चिंता नहीं करो। मैंने क्या बताया कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है लेकिन ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने का एक प्रोसीजर है। तो वो मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा उससे ट्रू वैल्यू का कैलकुलेट होती है ना। तो आप उसकी चिंता नहीं करो। ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। तो आप ऐसा समझें, बस आप अभी इतना याद रखें कि एरर क्या चीज है। एरर वो है जो आपने किसी भी चीज को मेजर किया है और उसकी जो ट्रू वैल्यू थी उनमें कितना डिफरेंस है, वो आपका एरर हो गया। अच्छा, जितना कम डिफरेंस होगा जितना कम एरर होगा इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट उतना अच्छा है। और ये तब होगा बच्चों जितना कम लीस्ट काउंट होगा। सोचो, जितना कम लीस्ट काउंट होगा आप उतनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ क्या कर सकते हो, मेजरमेंट ले सकते हो और उतनी कम एरर आएगी, उतने क्लोज हो गए आप ट्रू वैल्यू के। तो इसका मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होता है उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा अच्छी होती है ना। तो इस बात को याद रखेंगे। और एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और आप ये याद रखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट से ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है लेकिन ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने का एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, है ना। तो आई होप आपको एरर का बेसिक जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बच्चों इस एरर जो है ये एरर्स होते हैं, इनके टाइप्स हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर। तो यहाँ पे मेनली जो एरर के टाइप्स हैं अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, नहीं तो एक्चुअली में वो 3 होते हैं लेकिन फिर भी अपन 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं उसको। एक तरीके के आपके जो एरर्स होते हैं उनको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स, है ना बच्चों, सिस्टमैटिक एरर्स। और दूसरे टाइप के जो एरर्स होते हैं वो होते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स। अब ये सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं और रैंडम एरर्स क्या होते हैं इसको समझते हैं हम लोग।
तो सिस्टमैटिक एरर्स की डेफिनेशन लिखेंगे अपन, द एरर्स which can या which tends लिख लो, which tends to only one direction, which tends to only one direction, either positive or negative, है ना बच्चों। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या मतलब है, कि ऐसे एरर्स सिस्टमैटिक एरर्स कहलाते हैं जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या है ये समझो आप। जैसे मैंने आपको बोला ट्रू वैल्यू, अब आपने मीजर्ड वैल्यू की किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो मान लीजिए जो आपने मीजर किया वो ट्रू वैल्यू से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है एरर कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आपका मीजर्ड वैल्यू बड़ा है ट्रू वैल्यू से, तो आपका जो एरर है वो नेगेटिव होगा। तो सिस्टमैटिक एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जिनमें एरर्स एक ही तरीके का होता है, या तो उसमें मीजर्ड वैल्यू हमेशा ट्रू वैल्यू से कम ही आएगी, या तो मीजर्ड वैल्यू हमेशा ट्रू वैल्यू से ज्यादा आएगी, है ना। और हमेशा अगर कम आएगी तो जो आपका एरर है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, एक डायरेक्शन में होगा। और अगर हमेशा इससे ज्यादा होगी तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में होगा। तो ऐसी जितनी भी एरर्स हैं, और सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में हमें पता होता है, तो इसको हम इजिली एलिमिनेट कर पाते हैं, है ना बच्चों। तो सिस्टमैटिक एरर्स जो होते हैं उनको हम इजिली क्या कर पाते हैं, इजिली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं। और ये किसी एक डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि या तो आपकी मेजर्ड वैल्यू कम आती जाएगी, या तो आपकी जो ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना। तो या तो ये एरर्स पॉजिटिव होंगे या तो ये एरर्स नेगेटिव होंगे, तो हम इसको इजिली रिमूव कर पाते हैं। तो ऐसे एरर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टमैटिक एरर्स। वहीं जो आपके रैंडम एरर्स होते हैं, तो रैंडम एरर्स को लिख सकते हैं हम लोग, द एरर्स which occur irregularly, which occur irregularly due to various कुछ भी लिख लो, द एरर्स विच अकर irregularly ड्यू टू वेरियस कंडीशंस, है ना बच्चों। कंडीशंस डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से उसमें डिफरेंट इरेगुलर एरर्स आते हैं। कंडीशंस विच कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, जिसको हमें पता ही नहीं रहता। टेकन इनटू अकाउंट मतलब हमें पता ही नहीं चलता है कि वो एरर जो है वो किसकी वजह से आया है। तो ऐसे एरर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रैंडम एरर्स। जैसे मान लीजिए आपका, बच्चों इसको जल्दी से नोट करो फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे। तो बच्चों मैंने जैसे आपको बोला रैंडम एरर्स कैसे एरर्स होते हैं, एरर्स विच ऑकर्स इरेगुलरली ड्यू टू वेरियस कंडीशंस विच कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपका मान लीजिए कोई एरर है, जैसे मान लीजिए आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं ना। अब आपने सिंपल पेंडुलम का जब टाइम पीरियड निकालना चाहते हो तो आप क्या निकालते हो बच्चों, अभी आपको वैसे फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन मैं बता देता हूँ, 2π√L/g होता है ना। अभी हम आगे जब एसएचएम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि ये टाइम पीरियड कैसे आता है। तो मान लीजिए आप इसमें टाइम पीरियड निकाल रहे हो, इसका एक्सपेरिमेंट करना है आपको, तो आप क्या करोगे, इसकी लेंथ L है और नीचे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बच्चों, g है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने जहां पे ये एक्सपेरिमेंट किया है वहां पे तेज हवा चल रही थी, तो उसकी वजह से ये ऑसिलेशन बढ़ गए, तो आपका अननेसेसरी एरर आ गया। आप ये चाहते थे, हवा की वजह से थोड़ी ना ऑसिलेशन चाहते थे, आप तो उसके नेचुरल ऑसिलेशन को टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे। तो इस तरीके से, या फिर आप कहीं पर हिली एरियाज में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है ना बच्चों। हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी डिफरेंट कंडीशन में कैसे चेंज हो जाती है।
ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं जिनमें ये एरर्स अपने आप आ जाती हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि ये एरर किसकी वजह से आया है। हो सकता है प्रेशर ज्यादा हो गया तो एरर आ गया हो, टेम्परेचर ज्यादा हो गया हो तो एरर आ गया हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कंडीशंस हैं जिनके कारण एरर अपने आप आ जाती है जब हम मेजरमेंट करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसी जितनी भी एरर्स होती हैं बच्चों, वो सब किसमें कैलकुलेट होती हैं? रैंडम। रैंडम का मतलब होता है इररेगुलर एरर्स, और सिस्टमैटिक का मतलब होता है रेगुलर एरर्स। मतलब ऐसी एरर्स जो हमें पहले से पता है और हम उनको इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो वो हो जाती हैं आपकी सिस्टमैटिक एरर्स। और रैंडम एरर्स ऐसी हैं इररेगुलर एरर्स, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है कि ये एरर जो है वो किस वजह से आती है। बस ये है कि एक्सपेरिमेंट करने के दौरान ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कुछ ना कुछ हमेशा ही एरर आती है। तो ऐसी एरर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रैंडम एरर्स। तो जितना भी चीजें लिखी हैं वो सब आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमने अभी देखा, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर्स की बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ ली और उन दोनों में अंतर भी देख लिया। अब मैंने आपको बताया रैंडम एरर्स का तो जो कारण है, जो फैक्टर्स हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते वो किस वजह से आया। किसी भी वजह से आ सकते हैं, वो रैंडमली और इरेगुलर होते हैं। लेकिन जो आपके सिस्टमैटिक एरर्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं और इनका हमें पता भी होता है और इसको हम इजिली रिमूव भी कर सकते हैं। तो इनके सोर्सेस के बारे में भी हमें पता होता है, किसके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं ना, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हम उसी को पढ़ रहे हैं। तो जैसे पहला सोर्स है सिस्टमैटिक एरर का, ये सिस्टमैटिक आता किसकी वजह से? वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना बच्चों? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होते हैं वो सिस्टमैटिक एरर में आते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों होते हैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट अराइज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर डेट एरर्स। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों आते हैं? डेट अराइजेस, इंस्ट्रूमेंटल एरर डेट अराइजेस arise from the errors due to imperfect design, due to imperfect design और calibration of the instrument, calibration of the instrument। अब क्या समझे आप इससे? मैं आपको समझाता हूँ। इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो किस वजह से आते हैं? सोर्सेज ऑफ एरर क्या है? तो उसका पहला जो टाइप है सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स का, वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। और ये इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है ये सिस्टमैटिक एरर होते हैं और ये किसकी वजह से आते हैं? या तो आपके इंस्ट्रूमेंट का इनपरफेक्ट डिजाइन है, या तो कैलिब्रेशन नहीं है। कैलिब्रेशन मतलब उसको जीरो से आपने कैलिब्रेट नहीं किया है, चीजें जीरो से नहीं नापी गई। जैसे इनपरफेक्ट डिजाइन का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास स्केल है इस तरीके से, है ना? मैं आपको समझाता हूँ। अब इस स्केल में मार्किंग होती है, आपको पता है 0, 1, फिर की होती है, फिर यहाँ पे 0.5 होता है, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता है, फिर इस तरीके से आपका 2 होता है, 3 होता है ना? तो इस तरीके से स्केल होती है ना। लेकिन बच्चों आपको क्या होता है कि स्केल बहुत समय तक यूज करते करते कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ से स्केल टूट गई, है ना, वियर हो गई, तो आपकी यहाँ से ये जो स्केल है इतना टूट गई है या घिस गई है, वियर एंड टीयर हो चुकी है, कुछ भी बोल दो आप, है ना? तो अब ये स्केल कितनी बची है बच्चों? ये स्केल इस तरीके से बची, ये स्केल ऐसे टूट गई है, तो ये स्केल ऐसे बची है। मतलब इसमें 1 की रीडिंग है, फिर 2 सेंटीमीटर है, फिर 3 सेंटीमीटर, जीरो वाली रीडिंग है ही नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप स्केल को फेंक देते हो, तब भी आप स्केल को यूज करते हो। और फिर जब आपको स्केल से बोला जाता है कि 2 सेंटीमीटर नापो, तो आप क्या करते हो? उसको जीरो से न नापते हुए कहां से नाप लेते हो बच्चों? 1 से। और 1 से अगर 2 सेंटीमीटर नापना है तो आप कहां तक नापते हो बच्चों? फिर 3 तक। अब ऐसा क्यों कर पाए आप? क्योंकि आपको पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट खराब है, इसमें 1 सेंटीमीटर हमेशा कम ही आएगा। इसलिए अगर आपसे 2 सेंटीमीटर बोला गया तो आपने 3 सेंटीमीटर तक लाइन खींची। आपसे 5 सेंटीमीटर कहा जाता तो आप 6 सेंटीमीटर तक लाइन खींचते, क्योंकि इसमें जो 1 सेंटीमीटर है वो गायब है, जीरो वाला पॉइंट गायब है।
आप अब 0 किसको मान के चल रहे हो बच्चों? 1 को। फिर 2 को आप 1 मान के चल रहे हो, 3 को 2 मान के चल रहे हो। तो आपको पता है कि इस एरर को कैसे सॉल्व करना है। आप रीडिंग 0 से ना लेके आप कहां से ले लोगे? 1 से, और 1 को 0 की तरह ट्रीट कर लोगे। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ये इनपरफेक्ट डिजाइन है, वियर टियर हो गया, या पहले से ही आपका डिजाइन सही नहीं था। इस तरीके से अगर आपको पहले ही पता चल गया है कि मेरा जो रीडिंग है या मेजरमेंट है उसमें क्या एरर आने वाली है, तो ऐसी एरर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंस्ट्रूमेंटल एरर। और ये किसका सोर्स है? ये सिस्टमेटिक एरर का सोर्स है, क्योंकि आपको पता है कि आप इस इंस्ट्रूमेंट से जो भी रीडिंग लोगे उसमें हमेशा 1 माइनस कर दोगे, है ना? तो एक ही डायरेक्शन में आप चलोगे, इसलिए ये सिस्टमेटिक एरर के केस है। दूसरा क्या है? जैसे अभी आपने बोला वेइंग मशीन, तो मान लीजिए आप एक दुकान पे गए, वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन में वो आप डिजिटल वाली देखते हो ना बच्चों, डिजिटल वाली वेइंग मशीन। तो उसमें आपने जब उसमें देखा, स्क्रीन पे देखा, तो उसमें ऑलरेडी 0.25 केजी बता रहा है वो, 0.25 केजी। यानी वो 0 से चालू नहीं हुआ है, वो 25 केजी से चालू हुआ है। तो आप जितना भी मेजरमेंट करोगे, मान लीजिए आपने इसमें 1 केजी की रीडिंग देखी, तो आपको पता है कि एक्चुअल मास 1 केजी नहीं है। एक्चुअल मास जो 1 केजी दिखा रहा है उसमें 0.25 तो ऑलरेडी था, तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। उसको हमेशा आपको 1 केजी रीडिंग में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। मतलब एक ही डायरेक्शन में आपकी एरर है, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गई और सिस्टमेटिक एरर का सोर्स हो गया। और इस एरर को जीरो एरर भी कहते हैं, जो कैलिब्रेटेड नहीं होता है जीरो पर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपका जीरो पे कैलिब्रेटेड नहीं है तो वो जीरो एरर भी कहलाता है ना। तो इट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर और सिस्टमेटिक एरर। तो आपको पहला कारण पता चल गया, सोर्स पता चल गया कि सिस्टमेटिक एरर का क्या है। सेकंड जो सोर्स है किसका बच्चों? सिस्टमेटिक एरर का, वो होता है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन इन experimental imperfection in experimental technique और प्रोसीजर। यानी कि आप किसी एक्सपेरिमेंट को करते समय आपने टेक्निक और प्रोसीजर पे ध्यान ही नहीं दिया है, अपने मन से आप कर रहे हो। जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं ये कैसे होता है। टू डिटरमाइन the temperature of body, to determine the temperature of a human body, a thermometer placed under the armpit will always give a temperature lower than the actual temperature of body temperature। यानी कि आप ध्यान से देखें तो इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का क्या मतलब है कि आपने टेक्निक सही से नहीं इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने मान लीजिए कहीं पर आप गए और आपको फीवर चेक कराना है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर नापा जाएगा। अब जनरली क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मोमीटर वो आर्म पिट पे लगा देते हैं। तो आर्म पिट पे जब हम थर्मोमीटर लगाते हैं तो वो हमेशा ही 2-3 डिग्री कम दिखाता है जो आपका एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर है। तो इसका मतलब आपने प्रोसेस, जबकि रियल में प्रोसीजर क्या होनी चाहिए कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो माउथ से चेक करना चाहिए, है ना। टेम्परेचर थर्मोमीटर को माउथ में लगाना चाहिए, तभी आपका एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर पता चलता है। इसका मतलब जो आपकी टेक्निक थी आपने वही गलत उपयोग की, आपने आर्म पिट पे लगा दी। और आप, लेकिन हालांकि आप जानते हो
कि हमेशा 2-3 डिग्री कम ही देगा। तो जो भी आपका आर्मपिट पे लगाने के बाद जो टेम्परेचर है उसमें वो डॉक्टर 2-3 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐड कर लेता है ना बच्चों। तो उसको एक्चुअल टेम्परेचर पता चल जाता है, तो उसको पता है कि क्या एरर आने वाला है और उसको फिर ये भी पता है कि उसको कैसे सही करेंगे। तो ये भी किसका सोर्स है? सिस्टमेटिक एरर का। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। फिर जो तीसरा एरर होता है, तीसरे टाइप का जो सोर्स है वो है आपका पैरेलैक्स। पैरेलैक्स बोलना चाहिए या फिर इसको बोलो पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर। अब ये एरर जो है ना बच्चों, ये एरर एक्सपेरिमेंटर के द्वारा होता है। मतलब जो एरर्स एक्सपेरिमेंट करता है एक्सपेरिमेंटर, या तो उसने प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं किया है या फिर वो रीडिंग सही से नहीं ले रहा है, तो वो सब किसमें आ जाती है बच्चों? पर्सनल एरर्स में। जैसे पर्सनल एरर्स का एक एग्जांपल है पैरेलैक्स से जो एरर आता है, पैरेलैक्स। अब ये पैरेलैक्स से कैसे आता है? जैसे मान लीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब में एक केमिकल भर के रखा है। अब इसका आपको रीडिंग लेना था कि भई ये 10 ml है कि 5 ml है। अब उसमें टेस्ट ट्यूब में ऐसे रीडिंग बनी रहती है ना बच्चों, 10 ml, और उसके नीचे मान लीजिए 9 ml है। तो आपको देखना है कि कितने ml का सॉल्यूशन बना है। तो आप क्या कर रहे हो कि इस 10 ml को देखने के लिए बिल्कुल इसके सामने से नहीं देख रहे हो आप थोड़ा-सा नीचे से देख रहे हो, ऐसे नीचे से। नीचे से देख रहे हो तो आपको ये ऐसे लाइन ऑफ साइट नीचे आती हुई दिखाई देगी। तो आपको 10 की जगह क्या रीड करने को मिलेगा? 9 ml, जबकि एक्चुअल में कितना सॉल्यूशन था? 10 ml। तो ये पैरेलैक्स की वजह से, मतलब लाइन ऑफ साइट की वजह से ये एरर आ गया, है ना बच्चों। तो ऐसे एरर्स जो आपकी गलती से आते हैं, एक्सपेरिमेंटर की गलती से आते हैं, एक्सपेरिमेंटर ने सही से रीडिंग नहीं ली होती है, तो ऐसे एरर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? पैरेलैक्स एरर या फिर पर्सनल एरर्स। जबकि इसको कहां से देखना चाहिए था रीडिंग के लिए? जस्ट उस लिक्विड की सरफेस के सामने से, ताकि आपकी लाइन ऑफ साइट बिल्कुल स्ट्रेट रहती और आप बिल्कुल सही रीडिंग ले पाते, डेट इज 10 ml। तो ऐसे एरर्स होते हैं पर्सनल एरर्स जो एक्सपेरिमेंटर की वजह से आते हैं, है ना। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये पैरेलैक्स की वजह से आया है, आपने सही से उसको सही जगह से देखा नहीं, इस वजह से वो एरर आ गया, ड्यू टू चेंज ऑफ लाइन ऑफ साइट, है ना। तो बच्चों ये सिस्टमेटिक एरर्स के क्या है? सोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन सिस्टमेटिक एरर्स की अच्छी बात ये होती है कि ये एरर्स आपको पहले से पता होती हैं, तो आप इसको बहुत इजीली क्या कर सकते हो बच्चों? रिमूव कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया, है ना। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक एरर्स में ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रैंडम एरर्स। क्योंकि रैंडम एरर्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये पता नहीं चलता। तो उसकी पूरी की पूरी एक मैथमेटिक्स है जो हमें सीखनी पड़ेगी, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में एरर्स कैसे निकालते हैं, वो अब हम सीखेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज हम यहीं तक सॉल्व करते हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर लो।